सवाल धरती के किसी हिस्से का नहीं है, सवाल समूची दुनिया का है। और यह सवाल इसलिए समूची दुनिया का है क्योंकि एनर्जी की जरूरत हर किसी को है। एनर्जी, ऊर्जा, तेल, गैस हर किसी को चाहिए। और यहां जिन जगहों की बात हो रही है वो दो ऐसे चोक पॉइंट्स हैं जहां पर आगे कुछ एक घंटों के दौरान क्या होने वाला है, यह पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा। एक को आप जानते हैं होर्मुज के नाम से, अब तक बहुत अच्छे से आप परिचित हो गए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसे ऑयल ट्रांसपोर्ट के हिसाब से दुनिया की धड़कन कहा जाता है। और दूसरा जो है उतना ही महत्वपूर्ण, बाब अल मंदेब, ये जिसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, लाल सागर की चाबी जिसके पास है। वहां यमन के हूती अब कह रहे हैं ईरान अब यहां से ब्लॉक करेगा तो असल में अमेरिका क्या इन जगहों का ब्लॉकेट खुलवा पाएगा, या उसकी एक कोशिश असल में किसी एक बड़े डेंजर को इनवाइट कर रही है। ये आज मैं आपको बताऊंगा। मेरे मेहमान साथ में होंगे जो अभी के डेवलपमेंट्स के लिहाज से आपको एनालिसिस करके बताएंगे कुछ एक घंटों में, कुछ एक लम्हों के बाद। क्योंकि यहां तो देखिए ना, 1 घंटे 31 मिनट 21 सेकंड ये काउंटर देखिए, ये काउंटडाउन आपको बता रहा है। अमेरिका ने कहा है कि अब यहां पर नेवल ब्लॉकेड होगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, मतलब ईरान के पोर्ट्स की तरफ जाने वाले हर एक जहाज को रोक दिया जाएगा। और ईरान ने कहा है अगर ऐसा होगा तो याद रखना हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तो होने क्या वाला है, 22 तारीख की जो डेडलाइन सीज फायर के लिहाज से तय की गई थी वो बहुत पहले टूटती हुई दिखाई दे रही है क्या? देखिए जरा अभी का ये अपडेट, अब से 1.5 घंटे बाद महाविनाश का काउंटडाउन, करीब 2.5 घंटे बाद होर्मुज की नाकाबंदी, वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप का एक्शन, ईरान के पोर्ट से आने वाले शिप को रोकेगा, नाकाबंदी सभी देशों के जहाजों पर लागू होगी। मतलब ईरान के पोर्ट के तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने यह ऐलान किया है और ईरान ने कह दिया है कि हम चुप बैठकर इसे नहीं देखेंगे। तो इधर अमेरिका यह कह रहा है कि तुम यहां से निकलने वाले जहाजों के साथ वसूली नहीं कर सकते हो। ईरान ने कहा है हम यह करना बंद नहीं कर सकते। आप जानते हैं इस्लामाबाद में हुई वार्ता वो तो यूरेनियम में ही अटक कर रह गई, और यह एक मुद्दा ऐसा है जिस पर असल में कोई बात वैसे भी नहीं बनी है। अमेरिका का डिली डॉली, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप का हर दिन के हिसाब से एक अलग स्टेटमेंट आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर देखेंगे, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा भी। यहां होने क्या वाला है, 7:30 बजे की डेडलाइन दी गई है। असल में जीएमटी के हिसाब से, ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से ये 2 बजे की डेडलाइन, जिसमें 5.5 घंटे आप जोड़ें तो ये हो जाता है 7:30 बजे के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में क्या होने वाला है, पूरी दुनिया को इस बात का अंदेशा है। अगली खबर देखिए। इसीलिए पूरी दुनिया इस अंदेशे में है कि किसी भी वक्त टूट सकता है सीज फायर। होर्मुज में तनाव से सीज फायर पर संकट, होर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान आमने सामने, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वो क्या करेगा और कितने बजे से वो ये करना शुरू कर देगा। ईरान ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका के करने की वजह से, वो उसकी धमकियों की वजह से वो जो चाह रहा है वो करना रोक देगा, ऐसा नहीं है। तो जाहिर है ये दोनों ही तरफ की जिद है, और इस जिद में क्या सीज फायर की बलि चढ़ जाने वाली है, और क्या एक बार फिर से इस पूरे इलाके को हम उबलता खौलता देखेंगे, और इसकी आंच पूरे विश्व में जैसी महसूस की जा रही थी अब से कुछ दिनों पहले, 8 तारीख के पहले, क्या फिर से दुनिया उसमें झुलसने लगेगी, जलने लगेगी? आज $100 पर बैरल से ऊपर जाने को तैयार हैं कीमतें कच्चे तेल की। यहां पर आने वाला यह तनाव, और कहा जा रहा है ईरान की तरफ से, आप जानते हैं हूती भी लड़ रहे हैं, और यमन में हूतियों ने ऐलान कर दिया है बाब अल मंदेब को भी हम चोक कर देंगे। 30% से ज्यादा पूरी दुनिया के लिए एनर्जी ट्रांसपोर्ट इस जगह से होता है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और बाब अल मंदेब में यह तनाव फैल जाता है तो क्या होगा दुनिया का? सीज फायर पर बहरहाल नेतन्याहू का बड़ा बयान, जल्द संकट खत्म हो सकता है, जल्द खत्म हो सकता है युद्ध विराम। नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध विराम जल्द खत्म हो सकता है। इसका मतलब संकट और बढ़ सकता है, संकट खत्म नहीं होगा। ईरान के साथ सीज फायर जल्द टूट सकता है, नेतन्याहू ये बयान दे रहे हैं। मतलब वो भी ये बात भांप रहे हैं कि जैसे ही होर्मुज को लेकर ये जो अल्टीमेटम अमेरिका ने दिया है, इसको अमेरिका लागू करने जाएगा, तनाव फैल जाएगा। क्योंकि ईरान ने कहा है केवल इनोसेंट ट्रांजिट यहां से हम देंगे, मतलब कोई भी जहाज ऐसा जो सैन्य गतिविधि के लिए यहां पहुंचेगा हम उसको यहां नहीं रहने देंगे। और अमेरिका यहां नेवल ब्लॉकेट के जरिए जहाजों की आवाजाही ईरान के बंदरगाहों तक
ना हो यह सुनिश्चित करना चाहता है। जाहिर है ईरान को यह रास नहीं आएगा तो क्या बहुत जल्द एक बार फिर ये जगह सुलगने वाली है। कभी भी जंग शुरू कर सकता है इजराइल। अगली खबर देखिए, वार्ता फेल होने के बाद हाई अलर्ट पर है इजराइल डिफेंस फोर्सेस। ईरान पर कभी भी हमले के लिए तैयार है इजराइल। फौरन जंग शुरू करने की कॉम्बैट तैयारी पूरी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल भी ये दावा कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट भी ये बात कह रहा है कि ऐसा कभी भी हो सकता है। और यहां पर हालात भी इसी बात का इशारा कर रहे हैं। तो क्या 8 तारीख दुनिया ने चैन की मीलों लंबी सांस ली थी कि चलो सीज फायर हुआ। उनको लगा था कि ये जो पीस टॉक्स होने वाले हैं सक्सेसफुल होंगे, लेकिन जाहिर है ऐसा कोई इशारा इस्लामाबाद से नहीं मिला और इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। अगली खबर देखिए, तुर्की से इजराइल को सीधी धमकी मिली है। तुर्की से इजराइल को क्या थ्रेट मिली है? एर्दोआन ने कहा है आग से खेलना बंद करे इजराइल। ईरान के समर्थन में तुर्की भी जंग में होगा शामिल। ईरान के समर्थन में तुर्की ने जंग में शामिल होने की बात कह दी है। एर्दोआन ने कहा है आग से खेलना बंद कर दे इजराइल। इजराइल ने हमला किया तो सबक सिखाएंगे। अगर इस बार फिर से यह सब कुछ शुरू हुआ तो पहले से ज्यादा विध्वंसक होगा। वो इसलिए क्योंकि तुर्की भी अगर इसमें शामिल होगा तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ तुर्की शामिल होगा। अगर तुर्की वाकई जो कह रहा है वो हो गया तो फिर एक एक करके और देशों का इन्वॉल्व होना भी आपको बहुत जल्द दिखाई देगा। ये पूरा मामला किधर जा रहा है? अमेरिका अपना अल्टीमेटम लेटर एंड स्पिरिट में लागू करेगा क्या? अगर वो अपना अल्टीमेटम इस जगह पर नेवल ब्लॉकेड का होर्मुज में लागू कर देगा तो ईरान क्या कर सकता है? और ईरान अगर वो करेगा और उधर से यमन के विद्रोही चोक कर देते हैं बाब अल मंदेब को, तो आगे होने क्या वाला है? ये पूरा सिनेरियो किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फोर्स कमांडर की यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को धमकी। हार कर वापस जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल भी। इस्माइल कानी ने कहा कुछ फोर्सेस के मुखिया की तरफ से यह धमकी आई है यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को कुछ भी हासिल नहीं होगा, इस्माइल कानी ने कहा है। इस्माइल कानी की तरफ से बयान ऐसे मौके पर बहुत महत्वपूर्ण, और जबकि ये दिखाई दे रहा है कि जिन मंसूबों के साथ इजराइल और अमेरिका ने ये सब शुरू किया था उसे वो लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुए हैं। और यहां इस्माइल कानी का देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए बॉडी लैंग्वेज, देखिए कहने का तरीका और जो शब्द चयन किया है उन्होंने वो भी देखिए। उससे यह स्पष्ट होता है कि ईरान के हौसले कहीं से भी टूटे हुए नहीं है। ये बहुत खतरनाक संकेत। एक तरफ वो देश जो अपने हौसलों से ऐसे लड़ रहा है कि महाशक्ति के भी दांत खट्टे कर रहा है, और दूसरे महाशक्ति के सामने उसका ईगो जिसको वो कतई झुकने नहीं देना चाहता। तो ऐसे में होने क्या वाला है? क्या पूरी दुनिया और ज्यादा झुलसने वाली है आने वाले दिनों में? इजरायली ठिकाने पर मिसाइलें दागी गई तो कहां तो ये बात हो रही थी कि हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें भी शांति आए, ये सीज फायर सही मायनों में लागू माना जाए, शांति वार्ता में आगे दोनों तरफ कुछ ऐसे कदम बढ़ाए जाएं जिसमें बीच का रास्ता निकले और दुनिया में शांति आए। और कहां देखिए आप, अब एक बार फिर से ये आग और ज्यादा सुलगने की तरफ जा रही है। ये अंदेशे बड़े होते जा रहे हैं और होर्मुज से जुड़ी हर एक जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन उससे पहले लेबनान से एक और बड़ी खबर आ रही है, देख लीजिए। हिजबुल्ला के ठिकाने पर आईडीएफ का बड़ा हमला। दक्षिणी लेबनान में अंडरग्राउंड टनल ध्वस्त। सर्च ऑपरेशन के बाद टनल को किया गया नष्ट। यहां देखिए ये टनल, और ईरान और उसके प्रॉक्सीज टनल वॉरफेयर में बहुत महारत रखते हैं और यहां पर भी यही दिखाई दे रहा है। इसी तरह की एक टनल, यहां टनल के जंजाल की वजह से ही अभी तक हमास के खिलाफ इजराइल को वो कामयाबी नहीं मिली जो वो चाह रहा था। और यहां पर भी देखिए यही टनल, यहां भी इजराइल के लिए सिरदर्द। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में पीके श्रीवास्तव सर, एयर मार्शल, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। अशोक सज्जनहार सर मेरे साथ इस चर्चा में है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच भी आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर राजन कुमार, विदेश मामलों के जानकार, वो भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में। आप सभी का स्वागत। लेकिन सवाल ये है कि जो अंदेशा है पूरी दुनिया को, क्या बहुत जल्द वो सच होने वाला है? अब तो 1.5 घंटे से भी कम का समय बचा है। 7:30 बजे क्या फिर से ये लड़ाई एक तरीके से फिर शुरू हो जाएगी और इस बार इसकी शुरुआत होगी होर्मुज से, या अभी भी कुछ हो सकता है? श्रीवास्तव सर। देखिए दिनेश, मैं उम्मीद करता हूं जैसे एंड ऑफ सिविलाइजेशन का जो ट्रम्प का ट्रूथ सोशल पोस्ट आया था और एक डेडलाइन दी गई थी, और उससे कुछ पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल मुनीर का जब उनके पास एक रिक्वेस्ट गई तो उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे उन्होंने उसको 10 दिन के लिए पीस का ऐलान कर दिया। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया इस बार बहुत कोशिश कर रहा है। तो ऐसी उम्मीद करते हैं
कि ब्लॉकेड से पहले ये शायद घटना होगी, लेकिन अगर ये ब्लॉकेड यूएस ने किया तो फिर टू नेगेटिव्स विल नॉट मेक अ पॉजिटिव, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज का, यूएन क्लॉज का ये बहुत बड़ा उल्लंघन होगा। आप नेवल ब्लॉकेड इंटरनेशनल वाटर्स में इनोसेंट पैसेज के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सीज है उसका ये डायरेक्ट उल्लंघन है। और आप बताइए, एक महाशक्ति के लिए जिसको माना जाता है कि यूएनएससी की नहीं वो सर, लेकिन कौन prominent member उल्लंघन है। कर रहा है? वो तो ये कह रहे हैं कि आप उल्लंघन कर रहे हैं। वो जो एक फ्री ट्रांजिट है वहां से आप वसूली कर रहे हैं, और इधर ये जो आप कह रहे हैं कि जहां पर भी इनोसेंट ट्रांजिट हो रहा है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो आपके पास दिनेश इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उस चीज को बंद करें, बिकॉज यू आर पुलिसिंग, यू आर सपोज टू बी पुलिसिंग द सी लेन्स एंड मैरीटाइम ट्रेड। आप उल्टा खुद भी बंद कर रहे हैं। ये नाकेबंदी है, और जो आप कर रहे हैं, अगर कोई पूछता है किया सकता है तो हाँ किया सकता है, लेकिन उस करने के पीछे क्या जो कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर है, ये कॉज ऑफ वॉर नहीं था, ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर है। अगर कॉन्सिक्वेंस आपने क्रिएट किया तो क्या आपकी मॉरल जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको खोले? ये बड़ी बात खोलने के लिए जो प्रयत्न करना है वो करना चाहिए। ब्लॉकेड कब के आप ये दिखाना चाहते हैं कि बाकी लोग साथ आए। असल में अपने दर्शकों को सर हमको ये बताना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है समुद्र के कानून को लेकर वो क्या कहता है, और इसमें क्या क्या अपवाद है। मसलन 35C क्या कहता है, इसी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का 35C क्या कहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे दर्शकों के लिए जानना। लेकिन उस तरफ मैं ले जाऊं उससे पहले ये खबर देख लीजिए। मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिकी वॉर प्लेन की बड़ी मूवमेंट। मिडिल ईस्ट में तेजी से तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। वार्ता विफल होने के बाद कभी भी जंग शुरू होने की आशंका बनी हुई है, और यहां पर भी इसीलिए तैनाती का, हालांकि जिस दौरान ये पीस टॉक चल रहे थे तब भी तैनाती नहीं हो रही थी या तैनाती में कोई डिक्लाइन दिखाई दे रहा था, ऐसा नहीं है। ये और हो रहा है, उस समय भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है। अमेरिका के संभावित बड़े सैन्य एक्शन की तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है, और ईरान के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की भी कोशिश है कि अगर तुम समझ रहे हो कि पीस टॉक में तुमने उन बातों पर सहयोग नहीं किया जो हम चाह रहे थे, और आगे हमारी कोई तैयारी नहीं है और हम थक गए हैं, तो अमेरिका ये बताना चाहता है कि हम आगे के लिए भी तैयार हैं। अगर ये उसके लिए एक बड़ा कैंपेन होने वाला है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब जरा देखिए, यहां पर होर्मुज पर ईरान ने निगरानी बढ़ाई। टॉर्पीडो से लैस जहाजों से पेट्रोलिंग हो रही है। होर्मुज में 30 पेट्रोलिंग जहाज मौजूद हैं। सैकड़ों नावों और रॉकेट लॉन्चर से लैस यहां पर आपको ये देखिए, ये तैनाती जो अगर उधर मिडिल ईस्ट में अमेरिका तैनाती कर रहा है तो इधर होर्मुज को लेकर ईरान फुल एक्शन में है, और अगर यहां नेवल ब्लॉकेड होता है तो ईरान उसको टेक ऑन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जनरल सिवाच, आप क्या देख रहे हैं होता हुआ अगले 1.5 घंटे बाद? और अब तो 1 घंटे 19 मिनट बचे। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बोला। 1 घंटा ऑलमोस्ट अबाउट 19 मिनट्स बचे हैं। अगर अमेरिका इसके ऊपर लगाता है ब्लॉकेड ईरान के ऊपर, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है और फिर ईरान पलटवार करेगा, और ये मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेट होगा। और ये भी सच्चाई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर ताकत देखें तो ईरान की ताकत बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अमेरिका से। उसकी वजह ये है कि जो ये अनकन्वेंशनल वारफेयर है समुद्र के अंदर, उसके अंदर इसने महारता कर लिया। इसके पास ड्रोन्स भी हैं, इसके पास माइंस भी हैं, इसके पास मिसाइल भी हैं, रॉकेट भी हैं, और दूसरे दोनों तरफ जो इलाका है नदर्न पार्ट में स्पेशली जो कोस्टल इसकी बैटरीज हैं वो वहीं पर हैं। जबकि अमेरिका तो बाहर से आएगा, तो ऐसे में लैंड जो है ईरान के पास है, उसके वहाँ से रॉकेट मिसाइल आर्टिलरी फायर हो सकते हैं। तो मतलब यह है कि अगर अमेरिका करने की कोशिश करेगा ब्लॉकेड लगाने की उन शिपों को जो कि ईरान में जा रही हैं, ईरान के पोर्ट से वापस आ रही हैं, तो मुझे लगता है फिर ये सीज फायर टूट जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर क्या ये 1.5 घंटे में कुछ और हो सकता है? देखो, ये सच्चाई है की कोशिश हो रही होगी, क्योंकि कोशिश आज की तारीख में नेटो कंट्रीज भी बहुत करें। अमेरिका को बनाने की कोशिश यूके, फ्रांस भी कर रहा है, जर्मनी भी कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई भी देश उनके साथ नहीं है। और यह भी सच्चाई है, जो यूएन क्लॉज की बात करें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ फॉर सी, वो जो है ईरान ने भी तोड़ा है। ईरान ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो हाईवे पे, जबकि वो उसका सिग्नेटरी है, उसने रेटिफाई नहीं किया। जो ब्लॉकेड ईरान ने लगा रखा था वो भी गलत है, मगर जो अमेरिका करने वाला वो उससे भी ज्यादा गलत है। राइट, बिल्कुल ठीक है, टू रॉन्ग्स कांट मेक इट राइट। मगर अगर जिस हिसाब से अमेरिका जा रहा है, इससे तो मुझे लगता है आप लोग दोनों ही जो असल में वॉर वेटरन्स हैं, आप दोनों ये कह रहे हैं कि कूटनीति हो सकता है अपना रोल प्ले करे और कुछ हो जाए। ये आप लोग जो सोच रहे हैं, क्या वाकई वो जो कूटनीति के जानकार हैं वो भी कोई स्कोप देख रहे हैं? अशोक सज्जनहार सर, आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक खबर बता दूं। अमेरिका की नाकेबंदी से 4 बंदरगाहों पर, 4 पोर्ट्स पर असर संभव है। ईरान के खर्ग
और बंदर अब्बास पोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा। जास्ट टर्मिनल और बंदर खुमैनी पर भी इसका असर होगा और जाहिर है ये अगर ब्लॉकेड होता है तो ईरान के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है और ईरान जाहिर है इसीलिए ऐसा नहीं होने देना चाहता। ईरान की तरफ से जो तैयारियां हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन क्या कूटनीति के लिए अब जब 1.25 घंटे 1.5 घंटे बचा हुआ है, क्या तब कूटनीति के लिए कोई बहुत स्कोप बचा है? अशोक सज्जनहार सर। जी धन्यवाद दिनेश। देखिए, कूटनीति के लिए तो हमेशा ही स्कोप रहता है। दोनों जो पार्टीज हैं उनमें पॉलिटिकल विल होना चाहिए डिप्लोमेसी को यूज़ करने के लिए, कूटनीति को यूज़ करने के लिए। देखिए, अभी बताया गया है जो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से ये आवाज़ आई है जो फिर से बातचीत शुरू होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ जो राष्ट्रपति पुतिन ने भी बात की है ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से, और उसके बाद उन्होंने कहा जो मैं तैयार हूँ इसमें मीडिएट करने के लिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकालने के लिए, कूटनीति के द्वारा रास्ता निकालने के लिए। परंतु इसके अलावा अगर मैं कहूँ दिनेश इजाज़त दे, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो बिल्कुल पिछले जब से ये इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ यहाँ पर 47 साल हो गए हैं, तब से ये बिल्कुल एकदम ठीक चल रहा है। और जैसा कि हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बताया है, जो इसमें बिल्कुल इंटरनेशनल वाटर्स है, ग्लोबल कॉमन्स है, अनक्लॉज 82 के अंतर्गत इसमें बिल्कुल आवागमन एकदम ठीक होना चाहिए और किसी के ऊपर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा पहली रोक टोक तो ईरान ने लगाई उसके ऊपर, जो उन्होंने कहा जो हम इसको ब्लॉक करते हैं, उसमें माइंस भेज दिया और कहा जो हमें पता ही नहीं है जो कहाँ पर है माइंस। मतलब ये तो बहुत ही अचरज की बात है, जो अगर ये तो बहुत ही एक सीरियस चीज़ होती है, जो अगर आप माइनिंग करते हैं किसी भी जगह का, आपको बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से मैप करते हैं और पता करते हैं। दूसरा वो कहते हैं हमें पता नहीं है, और फिर दूसरा ये कहते हैं जो जब यहाँ से जाएगा तो हम इसमें से टोल लेंगे। तो मतलब ये टोल लेना भी, एक तो उसको बंद करना, दूसरा माइन लगाना, तीसरा टोल लेना, ये तीनों चीज़ें मेरे विचार से बहुत ही ये एक प्रेसिडेंट सेटिंग है और बिल्कुल वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। अगर आप यहाँ पर टोल लेना शुरू कर देंगे तो और देश हैं जो जहाँ पर ये मलक्का स्ट्रेट है, सुंडा है, लोम्बोक है, वहाँ पर भी वो कहेंगे हम टोल ले लेंगे, हमें क्या वो है। और ईरान कहता है जो मुझे ये टोल की ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपने यहाँ पर जो नष्ट हुआ है उसको मुझे रिपेयर करना है। तो आपने जो नष्ट किया है पूरे खाड़ी के देशों में, उसका मुआवजा कौन भरेगा? तो देखिए, इसीलिए मैं समझता हूँ ये तो एक बहुत इसमें असल में जिस मॉन्ट्रो कन्वेंशन की बात की जा रही है, जो टर्की के संदर्भ में लागू है, बॉस्फोरस में 1936 की बात की जा रही है, क्या ये वाकई डिस्क्रिमिनेटरी है सर? क्या ये वाकई कुछ लोगों को ये कि आप कन्वेंशन माने जो यूनाइटेड नेशन से तय किए हैं, लेकिन बाकी पर लागू नहीं होगा? क्योंकि पहले से अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी चली आ रही थी तो वो फिर 82 के बाद जब ये लागू हुआ है ये कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस का, ये उससे पहले की कोई ट्रीटी है तो उससे अलग रहेगी। ये इस तरह के जो नियम है क्या वाकई डिस्क्रिमिनेटरी हैं क्या, और इनको रिव्यू करने का टाइम आ गया है क्या? तरह ये बता दूं कि होर्मुज का काउंटडाउन जब चल रहा है, ट्रंप का फैसला क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा जा रहा है? होर्मुज का काउंटडाउन आप देख रहे हैं यहां 1 घंटे 13 मिनट, अब 46 सेकंड, ये क्रमशः कम होता जा रहा है टाइम। तो आगे होने क्या वाला है यहां देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड का ऐलान, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी होगी, नेवल ब्लॉकेड इसे टेक्निकली कहा जाता है। यूनाइटेड सेंट्रल कमांड का यह ऐलान हो गया है कि हम ये नाकेबंदी करेंगे और भारतीय समय के हिसाब से शाम 7:30 बजे, जीएमटी के हिसाब से दोपहर 2 बजे ये नाकेबंदी होने वाली है। ट्रंप ने कहा अमेरिका होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को रोकेगा, अवैध टोल देने वाले जहाजों को खास तौर पर रोका जाएगा। ईरान ने कहा होर्मुज में कोई सैन्य जहाज आया तो सीजफायर टूट जाएगा। अमेरिका की नजर युआन में टोल दे रहे जहाजों पर खास तौर से है। युआन में टोल देकर वहां से गुजरने वाले जहाजों पर अमेरिका खास तौर से अपनी निगाह बनाए हुए। अब जरा यह खबर देखिए, ईरान के डेप्यूटी स्पीकर ने क्या चेतावनी दी है। ईरान के डेप्यूटी स्पीकर की चेतावनी, होर्मुज स्ट्रेट तेहरान का एटम बॉम्ब है। हामिद रेजा हाजी ने कहा हमारा एटम बॉम्ब होर्मुज स्ट्रेट है। यह बात कही जा रही है ईरान की संसद के डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से। मौजूदा हालात और आगे अंदेशे या संभावनाएं, प्रोफेसर राजन। प्रोफेसर राजन के पास जाना चाहता हूं। प्रोफेसर राजन, आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, 2-3 बातें मैं दिनेश बता दूं। अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो यूनाइटेड नेशन जो वाटर्स हैं वहाँ पे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो बोला जाता है,
तो जो वाटर्स हैं वो ईरान का टेरिटोरियल वाटर है, लेकिन उसमें एक क्लॉज आता है जो कि ट्रांजिट पैसेज के नाम से जाना जाता है। तो ट्रांजिट पैसेज के माध्यम से सारे शिप्स अभी तक आप देख रहे थे वहाँ पे फ्रीली बिना किसी टोल के, बिना किसी टैक्स के वो जा रहे थे। और अगर उसमें ईरान मदद कर रहा था, कोई पोर्ट में उसके जा रहा था या फिर उससे कोई डायरेक्शन इत्यादि, तो उस पर वो चार्जेस कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान ने वहाँ पे जो लॉ ऑफ सी की बात हो रही है, तो लॉ ऑफ सी को उसने साइन नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि ट्रांजिट पैसेज सबको मिल रहा था अभी तक, तो निश्चित रूप से जो अमेरिका का और पूरे विश्व का जो ईरान पे दबाव होगा कि वह ट्रांजिट पैसेज को फ्री रहने दिया जाए जैसा कि वो पहले कर रहा था। क्योंकि अगर जैसा कि अशोक सज्जनहार एम्बेसडर साहब बता रहे थे बहुत अच्छे से कि अगर वहाँ पे ईरान करता है तो दूसरे देश भी वैसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और फिर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो एक लागू हो रहा था या जो उसके माध्यम से जो इस ढंग के पैसेजेस में लोग जा रहे थे, शिप्स जा रहे थे, वो दूसरे जगह पे भी अवरोधित हो जाएंगे। तो वैसे में मुझे लगता है कि अमेरिका और पूरे विश्व का ईरान पे दबाव अभी यह होगा कि ये जो टोल की प्रक्रिया उसने शुरू की है ये सरासर गलत है और ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि अब अमेरिका भी एक तरह से कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है जो कि उतना ही गलत है। वह बोल रहा है कि ईरान तो भारत के शिप्स को जाने दे रहा था, चीन इत्यादि दूसरे देशों के शिप्स को भी जाने दे रहा था। अब अमेरिका बोल रहा था वहां पे कोई भी शिप्स को जाने नहीं देगा। तो हम देख रहे हैं कि वहां पे दोनों तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है या जो कन्वेंशन है उसका सीधा तौर से वहां पे वायलेशन हो रहा है। और हॉर्मुज को खुलवाना अमेरिका और पूरे विश्व की मजबूरी है। मैं यह भी बता दूं क्योंकि जिस ढंग से तेल के दाम बढ़ गए, यह भी बताया जा रहा है अमेरिका में कि अभी लगभग $4 पर उसका गैलन जो अमेरिका में है वह प्राइस हो चुका। अगर $5 तक चला गया तो फिर ट्रंप सरकार को वहां पे नहीं टिक पाएंगे। तो वैसे में अमेरिका की मजबूरी है कि हॉर्मुज को जल्दी से खुलवाए और जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी ईरान पे और अमेरिका दोनों पे बनेगा कि हॉर्मुज को हर हाल में खुलवाया जाए। और युद्ध की संभावना पूरी तरह से बढ़ गई है क्योंकि जैसा कि आप काउंटडाउन बता रहे हैं कि जैसे ही समय खत्म होता है तो युद्ध की संभावना पूरी तरह से वहां पे बन गई है, इसमें कोई शक नहीं है। युद्ध की संभावना, एक बार फिर से युद्ध की आग की सुलगने के पूरे अंदेशे यहां बन गए हैं। लेकिन हॉर्मुज पर टोल विवाद जो हमारे दर्शक हमारे मेहमानों ने यहां पर बताया, जरा उसमें कुछ एक चीजें और आपके सामने में रखना चाहता हूं। ईरान का तर्क है ये कि तुर्की वाले मॉडल पर हमें भी टोल मिलना चाहिए। जैसे तुर्की अपने समुद्री रूट से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेता है, उसी तरीके से हमको भी इसकी आजादी मिलनी चाहिए। अमेरिका का तर्क है कि यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है जो लॉ ऑफ सीज को लेकर, UNCLOS जिसको आप कहते हैं, ये कानून जो है ईरान को टोल लेने की इजाजत देता ही नहीं है। अब जरा यहां UNCLOS क्या कहता है? समुद्र का वैश्विक कानून है ये। हॉर्मुज एक इंटरनेशनल स्ट्रेट है और इंटरनेशनल स्ट्रेट से गुजरना और यहां से रास्ता देने के लिए टैक्स ये सभी का ये सभी के ऊपर लागू नहीं हो सकता। आप इससे किसी से टैक्स नहीं ले सकते, आपको फ्री ट्रांजिट देनी होगी। अब यहां देखिए पैसा कब लिया जा सकता है। जहाज को रास्ता देना, यहां ये बताना कि इस जगह से हमने इस जगह को साफ किया है, यहां कोई ऐसी सर्विसेज दी हैं, अलग से अगर आपने कुछ किया है या सिक्योरिटी दी है तो आप उसके नाम पर ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी विशेष नियम और शर्तें होती। अब यहां संधि का पेच भी है। ईरान ने UN का ये जो कन्वेंशन है, इसको ये संधि अमेरिका ने भी इसको रेटिफाई नहीं किया है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने खुद रेटिफाई नहीं किया, ईरान ने भी इस पर दस्तखत नहीं किए हैं। संधि पर दस्तखत नहीं करने वाले दो देश इस समय कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज भी हैं, अमेरिका और ईरान। ये देखिए UNCLOS को अघोषित नियम का हवाला दे रहा है। अमेरिका कह रहा है कि एक तरीके से बगैर बताए गए यह नियम लागू है, अघोषित नियम है, तो फिर ईरान टोल क्यों लेगा? यूनाइटेड स्टेट्स ये बात कह रहा है। अब सवाल यह है कि इसमें कई जगहों पर कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश है या चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर हैं, कोई गुंजाइश नहीं, अपनी सुविधा के हिसाब से इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है? सर देखिए दिनेश, इसमें गुंजाइश कोई नहीं है, सबको पता है कोई गुंजाइश नहीं है। ये वॉर की वजह से हुआ है क्योंकि पहले 47 ईयर्स तक चल रहा था। अगर आप लॉ ऑफ प्रेसिडेंस लेते हैं उसके हिसाब से इनको नहीं लेना है। और जो आर्टिकल 35C का आप जिक्र कर रहे थे, उसका ये मतलब अगर कोई कन्वेंशन पहले से प्री एग्जिस्ट करता है तो UN क्लॉज उसको डिनाई नहीं करता है, मतलब उसको अपने दायरे में नहीं लाता है। उस हिसाब से वो जो मॉन्ट्रॉक्स चल रहा है वो उस दायरे में पड़ता है। अच्छा, तो इसमें नहीं पड़ता टर्की वाला। हाँ, वो उस दायरे में पड़ता है। अब ये जो बात उठ रही है कि अगर ऐसा हो गया तो चोक पॉइंट्स तो बहुत हैं दुनिया में, और सबसे बड़ा चोक पॉइंट तो आप देखिए सिंगापुर स्ट्रेट है, मलाक्का स्ट्रेट है। सिंगापुर स्ट्रेट में तो 2 ही नॉटिकल माइल की जगह है, यहाँ तो 21 है। और अगर बाब एल मांदेब भी उसमें आ गया तो करीब 35 to 40% ट्रेड, क्रूड ऑयल एंड प्लस ट्रेड विल गेट अफेक्टेड।
तो ये अपने आप में एक आर्थिक संकट, वैश्विक आर्थिक संकट क्रिएट करेगा। अगर आप ईरान के पहलू से देखते हैं तो ईरान को ये है कि वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहा है और उसके लिए भी उसके पास साजो सामान कम होते आ रहे हैं। तो एक ही रास्ता बच गया है, जैसा कि उनके डिप्टी स्पीकर ने बोला कि एटम बॉम्ब है। मतलब अब उन्होंने उसको रियलाइज किया कि हमारा सबसे बड़ा एटम बॉम्ब है, बिकॉज अगर इसको हम बंद करते हैं तो सारे देश प्रभाव डालेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। प्रेसिडेंट ट्रंप चूंकि महाशक्ति के नेता हैं और उन्होंने ये वॉर ऑफ चॉइस किया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं बेच पा रहे हैं। यहाँ तक उनको करना पड़ा है कि जो पोप लियो हैं उनकी भी वो भत्सना कर रहे हैं। बताइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अब एक संकट आ गया है, विश्व संकट है, इसको दूर करने का हम समझते हैं रास्ता वही पीस टॉक से गुजरता है, जिसके लिए नाटो कंट्रीज भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया तो कोशिश बहुत पहल कर चुका मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो कर रहा है वो कर तो ठीक रहा है, लेकिन जो तरीका है वो गलत है। नहीं, अमेरिका ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने वही बोला ना, 2 wrongs don't make a right। वो गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी गलत करने लगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ। आप महाशक्ति हैं तो महाशक्ति का प्रयोग महा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी तो चलता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बड़ी है। अगर वो उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप उसको निभाइए। आप पता करिए कि इसका और क्या हल है। अगर ग्राउंड, एक चीज है दिनेश, एक कहना चाहूंगा, ये ग्राउंड ऑपरेशंस को अवॉइड करने वाली तरकीब है। होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब घेरने की भी तैयारी है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी दी गई है। हूती की अमेरिका और इजराइल को वार्निंग, ईरान पर हमला हुआ तो बंद कर देंगे बाब अल मंदेब, हूती की तरफ से ऐलान किया गया है। खाड़ी में अमेरिकी बेस होंगे हमारे टारगेट। हूती ने यह बात भी कहा है कि न सिर्फ हम इसको चोक कर देंगे बल्कि खाड़ी में जो अमेरिकी बेसेस हैं हम उन पर भी हमले करेंगे। हूती की तरफ से कहा गया है। इजराइल पर मिसाइल हमले की हूती की धमकी यहां पर सामने आ गई है। इजराइल पर भी हम हमले करेंगे। हम मिडिल ईस्ट में भी जो अमेरिकी बेसेस हैं उनको टारगेट करेंगे और बाब अल मंदेब को हम चोक कर देंगे। यह बात यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से कही जा रही है। हूती विद्रोही इस पूरे दौरान कदरन शांत दिखाई दिए हैं, मतलब उतना एग्रेसिवली इन्होंने अभी तक की वॉर में हिस्सा नहीं लिया है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को एक तरीके से रिजर्व करके रखने के लिए अभी तक ये स्ट्रैटेजिकली किया है कि वो जानबूझकर उनके हथियार और उनका रिसोर्स खर्च ना हो जाए वक्त से पहले, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। और अगर बाब अल मंदेब को लेकर वो ये धमकी दे रहे हैं तो इसको कोरी धमकी नहीं माना जाना चाहिए। दुनिया के लिए सिरदर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। सिवाज सर, आप भी ऐसा मानते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। देखो दिनेश, जो हूती रेबल ने तो पिछली बार जब जून में लड़ाई हुई थी तब भी बाब अल मंदेब को बंद कर दिया था और वहां से जो शिप थी पूरी की पूरी अरेबियन सी से पूरा चक्कर काट के जा रही थी, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो कि केप ऑफ गुड होप, उसमें 20 से 25 दिन ज़्यादा लगते हैं, 50% इंश्योरेंस बढ़ जाता है और इसी प्रकार वो अभी भी करेंगे। अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो उस समय ये सब हूती रेबल और हिजबुल्लाह ने कहा था कि हम लड़ाई में शामिल होंगे और हिजबुल्लाह 2 तारीख को ही लड़ाई में शामिल होगा। पर हूती रेबल शुरू में स्टार्टिंग में नहीं आए, वो एंड में आए हैं लास्ट अबाउट 2-3 डेज। उसकी क्या वजह हो सकती है? कहीं ना कहीं और वजह तो है। एक वजह यह भी सुनने में आया कि उनकी कहीं ना कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी सऊदी अरेबिया से। अगर आप यमन की वो देखें पॉलिटिक्स, वहां पर सऊदी और यूएई बिल्कुल अलग अपार्ट में पड़े हुए हैं, दोनों का हित जो है बिल्कुल अलग अलग है। वहां पर क्योंकि सऊदी ईस्ट से वेस्ट जो है पाइपलाइन से अपना ऑयल लेके और वो फिर रेड सी के थ्रू, स्विच कैनाल के थ्रू जो है उससे लेके जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उस समय तक हूती रेबल शायद एग्रेसिव नहीं थे। मगर अब उन्होंने बहुत जोरों से ये कह दिया है कि क्योंकि यहाँ से भी बाब अल मंदेब की तरफ से भी 10 से 15% ऑयल जाता है और ये शॉर्टेस्ट रूट है एशिया से लेके यूरोप, अगर इसको भी बंद कर दिया और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद है तो 35 से 40% जो वर्ल्ड का ऑयल ट्रेड है वो बंद हो जाएगा। आप देखें कि इकोनॉमी पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। ऑयल जो के रेट जो कि अभी $100 पर बैरल से चले गए, समय दूर नहीं जब वो 120। तो क्या आपको लग रहा है सर, अगर इधर अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड अपने अल्टीमेटम के साथ पूरा किया तो उधर क्या फौरन ही बाब अल मंदेब पर शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा, या असल में पहले ये जो हमको आतिशबाजी दिखाई देगी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शुरू हो जाएगा? मुझे लगता है कि जो आपने बोला दिनेश, ये इनके पास एक काउंटर टूल अवेलेबल है। अगर अमेरिका ने जो डेडलाइन दी है उसको पूरा करने की कोशिश की तो हूती रेबल जो है बाब अल मंदेब को रोक देंगे। हाँ, एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, अमेरिका कैसे इसको खोल सकता स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, ये एक बड़ी चुनौती है। जो ईरान ने कर रखा है
वो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई शक नहीं। मगर उसके पास चॉइस थी कि वो एक पर ग्राउंड ट्रूप्स ला सकता था, खर्क आइलैंड को लेने की कोशिश करता है एम्फीबियस और एयर असोल्ट से, मगर वो ऐसा करता तो उसके पास हैवी कैजुअलिटी होती। तो उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने एक किया कि भाई नहीं, यही बात तो पीके श्रीवास्तव सर कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशंस को अवॉइड करने के लिए किया गया है। लेकिन आपने कहा कैसे खुलवाया जा सकता था, तो कोई अगर बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका हो सकता था जो अमेरिका ने नहीं किया है, वो सुझाइएगा, हमारे दर्शक उसको सुनेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए जरा, होर्मुज नाकेबंदी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नेटो नाकेबंदी में शामिल नहीं होगा। ट्रंप ने नाकेबंदी का ऐलान किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर। ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले ही इनकार कर दिया है, मतलब कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप का बयान आने वाला है। ये कायर हैं, इसमें नहीं आएंगे, हम ही को करना पड़ेगा। और फिर अगले दिन हो सकता है वो कह दें कि अपने आप खुल जाएगा, हमको कुछ नहीं करना है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहें वो सिर्फ वही जानते हैं। अब जरा ये देखिए, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का बड़ा एक्शन। शामा शहर में शिमोन अल सफा मजार गिराई। शिमोन अल सफा मजार पर चलाया बुलडोजर। इजरायली सेना ने बुलडोजर से इसको ढहा दिया। यहां पर देखिए जरा, ये मजार, ये शिमोन अल सफा मजार, उस पर बुलडोजर चलाकर इजराइल ने उसे ढहा दिया है। उधर आप देख रहे हैं लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशंस आईडीएफ के लगातार जारी, और हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है, काउंटर अटैक कर रहा है। और ये यहां पर जो दुनिया सोच रही थी कि शायद सीज फायर के सदके सूनर और लेटर यहां पर भी शांति आए, फिलहाल यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखिए, अमेरिका ने होर्मुज की नाकेबंदी की तो क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। यहां पर तो काउंटर आप देख ही रहे हैं, बहुत कम वक्त बचा है। अगर अमेरिका ने होर्मुज की नाकेबंदी की तो क्या होगा? सीधा सैन्य टकराव एक बार फिर से ये शुरू हो जाएगा। और यहां आप देख ही रहे हैं, आईआरजीसी कह रहा है ऐसे भंवर में पड़ोगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट पर इसका असर आपने देखा था, जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ वैसे ही मार्केट्स ने थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया था। अब ये फिर से पूरी दुनिया के लिए इकोनॉमिकली एक बड़ा सेटबैक होगा। जहाजों की जब्ती यहां पर यह भी शुरू हो जाएगा। अभी यही पीके श्रीवास्तव सर कह रहे हैं कि क्या होगा, उनको रोका जाएगा, उन पर हमला कर दिया जाएगा। जहाजों के संदर्भ में क्या होगा? चीन समेत कई देश इसमें फंसेंगे। और यहां पर फंसाव अगर बहुत सारे देशों का होगा तो क्या ये एक प्रोवोकेशन का काम करेगा? बाकी ऐसे देश जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं है, क्या वो भी शामिल हो जाएंगे? विश्व युद्ध का खतरा बन जाएगा। कुल मिलाकर ये कहने का मतलब, आईआरजीसी समुद्र में माइंस बिछाने में माहिर है, उसने इस जगह को जाहिर है ऐसी रणनीतिक बुद्धि लगाई होगी कि बहुत आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए यहां पर अपने अल्टीमेटम को लागू करना, और आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यहां पर होर्मुज तनाव से तेल की कीमतें $200 पर बैरल के पार भी जा सकती हैं। पूरी दुनिया में बड़ा ऊर्जा संकट इस वजह से खड़ा हो सकता है। ये बहुत बड़ा अंदेशा है। अब जरा ये भी देखिए, होर्मुज की नाकेबंदी पर अकेला पड़ा अमेरिका। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप का साथ छोड़ा। होर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी का हिस्सा नहीं बनेगा ऑस्ट्रेलिया। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी के प्लान में ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। हालांकि अभी पीके श्रीवास्तव सर और अश्विनी सिवाच सर आपको बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं। यहां पर देखिए जरा, अब इसको महत्वपूर्ण है, देखिए ये भी एक इंफॉर्मेशन, ये जिसको ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया था, ट्रंप इसको स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह रहे हैं कि अब इसका नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं रहेगा, इसको अब हम स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बता देंगे। ईरान कह रहा है समुद्री डकैत बन रहा है अमेरिका। दोनों ही तरफ से क्या बातें कही जा रही हैं, दुनिया खुद होर्मुज से जाकर, ये किस किस समय ट्रंप ने कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए हैं होर्मुज के संदर्भ में, देख लीजिए जरा। और ईरान ने क्या कहा है वो भी आप देख लीजिए। ट्रंप कह रहे हैं दुनिया खुद जाकर होर्मुज से लेकर तेल, बहुत दिन नहीं हुए हैं जब उन्होंने कहा होर्मुज से हमारा क्या लेना देना, दुनिया जाए, उसकी गरज पड़ी, हमारे पास तो बहुत तेल है। और ईरान ने कहा बगैर टोल दिए कोई गुजरेगा नहीं यहां से। होर्मुज पर एक्सटॉर्शन ले रहा है ईरान। ट्रंप ने एक समय ये कहा कि आप तो ये अवैध वसूली कर रहे हैं। ईरान ने कहा दुश्मन को अब हम ऐसे घातक भंवर में फंसाने वाले हैं कि उसको याद रहेगा कि वो किस तरीके के खतरे में पड़ गया। ट्रंप कह रहे हैं होर्मुज में जहाजों पर हमला हुआ तो नर्क का टिकट काट देंगे। ये बात भी वो कह चुके हैं बीते दिनों में। ईरान ने कहा है सैन्य जहाज आया और अगर वो इनोसेंट जहाज नहीं हुआ, सैन्य जहाज आया तो फिर हम उसको सबक सिखाएंगे। वो आग से खेल रहे हैं, मेरे पास माचिस की तीली है, वो कह रहे हैं। ईरान कह रहा है हमारे बंदरगाह टारगेट हुए तो कोई भी बंदरगाह बचेगा नहीं, ईरान की तरफ से ये बात कह दी गई है। इस तरह की बातों और मानसिकता के बीच में आगे होने क्या वाला है, पूरी दुनिया को इसका अंदेशा है। अशोक सज्जनहार सर, किसकी बात, डोनाल्ड ट्रंप खासतौर से जिस मिजाज के आदमी हैं, इस कूटनीति में क्या, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया कहा जा रहा है कि वो भी प्रयास कर रहा है, किसका प्रयास आपको लगता है लिमिटिंग फैक्टर वाला रोल निभा सकता है और चीजें शांत करा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया तो इतना कोई खास रोल नहीं वहाँ पर निभा पाएगा। एक तो ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है उसमें, और उसका अगर देखा जाए संबंध ईरान के साथ, क्योंकि वो तो
उसमें अमेरिका के पाले में ऐसा समझा जाता है जो वेस्टर्न। सर मेरे पास कुल 15 सेकंड है। आपने महत्वपूर्ण बात कही, ऑस्ट्रेलिया के किए या किसी के किए, किसके किए होगा पता नहीं है। प्रोफेसर राजन, किसकी कोशिश, कूटनीतिक कोशिश रंग ला सकती है अगले 10 सेकंड में सर? देखिए, मैं इसमें मुझे लगता है कि अभी तो अमेरिका उस पे अगर सैनिक भेजे तो एक उसका तरीका बनता है, दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है सारे लोगों को मिलकर, खासकर यूरोपियन कंट्री, भारत, चीन इत्यादि जो ब्रिक्स के देश हैं, इनको दबाव बनाना पड़ेगा। तो शायद दोनों देश। मेरी प्रोडक्शन टीम ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है सर, उधर हॉर्मुज का अल्टीमेटम लागू होने वाला है कुछ ही देर में, लेकिन यहां पर हम एक्सीड कर गए अपने टाइम लिमिट से।